इमेजिन तुम और तुम्हारे कुछ दोस्त बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए एक मॉनसून ट्रैक प्लान करते हो। ट्रैक बिल्कुल वैसा ही जा रहा होता है जैसा तुमने प्लान कर रखा था। हर एक पॉइंट पे, हर एक लोकेशन पे तुम्हें काफी प्यारा वाटरफॉल, अमेजिंग सीनिक व्यूज एंड ब्यूटीफुल वेदर के साथ साथ ग्रीनरी देखने को मिलता है। तुम लोगों ने ऑलरेडी आधा से ज्यादा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद तुम हंसी मजाक के साथ आगे की ट्रैक को भी जारी रखते हो। पर कुछ दिखता है तुम लोगों को, एक नौजवान इंसान का बॉडी। पुलिस वहां आई, केस फाइल किया और इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि इस आदमी का मौत गला घोट कर हुआ है, विच वॉज अ क्लियर मर्डर केस। पुलिस बॉडी को वहीं दफना देती है और इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को एक आदमी पे शक होता है जिसे तमिलनाडु में लोग डोसा किंग बोलते हैं। टी राजगोपाल एक सेल्फ मेड करोड़पति है और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन सरवना भवन का मालिक भी। राजगोपाल के पास किसी भी चीज का कमी नहीं है, चाहे वो पावर हो या पैसा, ना ही हजारों लोगों के भीड़ की जो उन्हें सपोर्ट करती हो। राजगोपाल काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान है, इतना ज्यादा कि लोग उसे अपना करता धरता मानते हैं। पर राजगोपाल जैसे भले इंसान को आखिर उस बॉडी से क्यों जोड़ा जा रहा है जो कोडई कनाल के पहाड़ों में मिली थी? इस पूरे केस को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आजादी के 10 दिन पहले एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है पिचई राजगोपाल। राजगोपाल नादर कम्युनिटी से बिलोंग करता है जो सर्वाइवल के लिए तौड़ी बेचा करती थी। बट विद टाइम ये लोग ट्रेड पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिजनेस करना इनके लिए काफी आम बात है। पर राजगोपाल का परिवार इतना अमीर नहीं है, जिसकी वजह से कमाने के लिए राजगोपाल बचपन में अपना स्कूलिंग छोड़ देता है। कई छोटे मोटे काम करने के बाद 21 साल की उम्र में राजगोपाल कोडम्बकम नाम के एक शहर में अपना एक छोटा सा ग्रोसरी का दुकान खोलता है और दुकान का नाम वो भगवान मुर्गन के नाम पे रखता है, मुर्गन स्टोर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही डिवोटेड था भगवान मुर्गन की तरफ। उसी साल राजगोपाल शादी करता है वलैयम्मल से। अगले 10 सालों में राजगोपाल चेन्नई के केके नगर में भी अपना ग्रोसरी का दुकान खोल लेता है। पर एक दिन जब राजगोपाल अपनी दुकान में बैठा हुआ था तो उसके दुकान में एक कस्टमर आता है जो उनसे नॉर्मल सामान खरीदता है और बोलता है इतना अच्छा होता अगर आसपास कोई रेस्टोरेंट होता, क्योंकि उससे 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बस एक मील के लिए। राजगोपाल के दिमाग में ये बात बैठ जाता है। एंड वी ऑल नो दैट कि हमारे कल्चर में एस्ट्रोलॉजी को कितना ज्यादा अहमियत दिया जाता है। किसी भी बड़े या इंपॉर्टेंट काम को करने से पहले एक बार पंडित या एस्ट्रोलॉजर से एश्योरेंस जरूर लेते हैं लोग, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये काम उनके लिए सही होगा कि नहीं इन फ्यूचर, या फिर ये काम उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। राजगोपाल भी किसी और इंसान की तरह एक एस्ट्रोलॉजर से बात करता है। एस्ट्रोलॉजर उससे बोलता है कि अगर तुम फायर से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो तुम्हें उसमें इमेंस सक्सेस मिलेगा। राजगोपाल इस चीज को डिवाइन एनर्जी का हिंट मान लेता है और इसके बाद राजगोपाल एक बार फिर से भगवान मुर्गन के नाम पे अपने रेस्टोरेंट का नाम रखता है। भगवान मुर्गन का एक और नाम श्रवणा था और इसी तरह रेस्टोरेंट का नाम पड़ता है श्रवणा भवन। और चेन्नई के एक छोटे से इलाका में राजगोपाल अपना पहला रेस्टोरेंट खोलता है। वहाँ वो इडली, डोसा और वड़ा बेचता है। NYU के एक फूड क्रिटिक्स ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा था कि उस वक्त लोग बाहर खाना ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे और रेस्टोरेंट का बिजनेस एक काफी रिस्की बिजनेस था। पर राजगोपाल काफी ज्यादा जिद्दी इंसान है। एक बार उसने किसी काम को ठान लिया तो वो उसे करके ही मानता। पर राजगोपाल का यही जिद्दी नेचर, यही जिद्दी पर्सनालिटी आगे जाकर उस पर भारी पड़ता है। You will know कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। शुरुआती दिनों में जब उन्होंने रेस्टोरेंट खोला उन्हें पर मंथ 10,000 का लॉस हुआ करता था। अगर आज के दिनों में देखा जाए तो इट वॉज अप्रॉक्स 1 लाख पर मंथ। राजगोपाल का मैनेजर इन सब चीजों से बाहर आने के लिए राजगोपाल को एक सोल्यूशन देता है कि उससे सस्ते इंग्रेडिएंट यूज करने चाहिए और अपने स्टाफ्स का सैलरीज को भी कट डाउन कर देना चाहिए। राजगोपाल को मैनेजर का ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजगोपाल उस मैनेजर को फायर कर देता है और उसका उल्टा ही करता है। राजगोपाल टॉप क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज करता है और अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ्स को काफी अच्छा सैलरी पे करता है। धीरे धीरे उसके रेस्टोरेंट का बाद
फैलने लगता है और लोग उधर आने लगते हैं खाना खाने। खाने की क्वालिटी में राजगोपाल बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। छोटी से छोटी चीजों पर भी राजगोपाल कड़ी नजर रखता। जैसे सांबर में डलने वाली मेथी नागौर के होलसेलर से ही आएगी और कोकोनट तमिलनाडु के पोलेची से। हाइजीन राजगोपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट राजगोपाल अपने स्टाफ्स का हेयर कट, साबुन और नेल कटर का पैसा खुद ही दिया करता था। अपने एम्प्लॉइज के लिए उसने काफी सारे बेनिफिट्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि उस जमाने तो छोड़ो, इस जमाने के भी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं दे पाती। जैसे हर स्टाफ के 2 बच्चों का फ्री एजुकेशन, पूरे फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस एंड अपने स्टाफ्स की बेटियों का शादी का पूरा खर्चा राजगोपाल ही उठाता। इन सब चीजों से उसके एम्प्लॉइज भी काफी खुश रहते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं। इनफैक्ट राजगोपाल को लोग भगवान ही मानते थे और प्यार से उसे अनाची बोलते थे, जिसका मतलब है बड़ा भाई इन तमिल। लोग राजगोपाल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड थे कि उसके बारे में एक भी शब्द बुरा नहीं सुनना पसंद करते थे। देयर वाज द स्टोरी ऑफ द बॉय, जब एक बार सरोनाबार में कुछ लोकल गुंडे आकर वहां के एम्प्लॉइज के साथ बदतमीजी करते हैं और राजगोपाल के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तभी पास ही खड़ा एक बच्चा जो कि कस्टमर्स को पानी सर्व कर रहा था, उन गुंडों को बोलता है कि अगर तुमने अनाची के बारे में कुछ भी उल्टा बोला तो आई विल पुट दिस जग इन योर माउथ। ये बात सुनते ही सरोना भर के सारे स्टाफ और बच्चे के साथ खड़े हो जाते हैं। इतने लॉयल थे वहां के लोग राजगोपाल के लिए कि सीधा उसे अपना भगवान बना रखा था, बिना ये जाने कि उनके इस भगवान का एक और चेहरा भी हो सकता है। चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है वेदरनयम, जहाँ पे 4 लोगों का एक परिवार रहा करता है। माँ, बाप, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम जीव ज्योति है। क्योंकि ये परिवार काफी छोटे शहर से बिलोंग करता है, तो जीव ज्योति के पिता ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़े शहर में आकर नौकरी की तलाश से भटकने लगते हैं। भटकते भटकते उन्हें चेन्नई के नगर ब्रांच के श्रवणा भवन में एक नौकरी मिलता है, जिसके बाद पूरा परिवार चेन्नई शिफ्ट हो जाता है इस उम्मीद में कि अनाची उनकी जिंदगी बदलेंगे। यहाँ तक कि ये पूरा परिवार अपना सारा सेविंग्स राजगोपाल को दे देता है। मगर क्यों? क्योंकि राजगोपाल अपने एम्प्लॉइज के पैसों पर हायर इंटरेस्ट देता है बैंक से भी, जिसकी वजह से वहां के सारे स्टाफ्स अपना सारा पैसा राजगोपाल के पास डिपॉजिट करते हैं। राजगोपाल से मिलते ही मानो इस परिवार का पूरा किस्मत ही बदल गया। महज कुछ ही महीनों में जीव ज्योति के पिता असिस्टेंट मैनेजर बन गए और उन्हें राजगोपाल ने रेस्टोरेंट के पास एक घर दिया विदाउट एनी रेंट। इस पूरे परिवार के लिए सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, उन्हें लग रहा था कहीं ये कोई सपना तो नहीं। जीव ज्योति अब 15 की हो गई है। कई लोग जीव ज्योति को काफी ज्यादा सुंदर मानते हैं। जीव ज्योति जहां जाती उन्हें वहां अटेंशन मिलता। अब जहां परिवार की लड़की को अटेंशन मिल रहा था, पेरेंट ये चाहते थे कि लड़का कम से कम पढ़ ले, जिसकी वजह से उन्होंने एक मैथ्स टीचर ढूंढा, प्रिंस सदा कुमार। टीचर के आते ही लड़की का स्कोर इंप्रूव होने लगा, जिसकी वजह से प्रिंस से पूरा परिवार काफी इंप्रेस हो गया। इसी समय राजगोपाल दूसरी शादी करता है। तमिलनाडु जैसे स्टेट में 2 शादी करना इतना ज्यादा अनकॉमन नहीं है और वहां पे इसके लिए एक स्पेशल टर्म है जिसको लोग बोलते हैं चेन्नई वीडू, जिसका मतलब होता है छोटा घर। और इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात जो था वो ये था, राजगोपाल की दूसरी बीवी एक्चुअल में उसकी एम्प्लॉय की बीवी थी। उस एम्प्लॉय ने मल्टीपल टाइम्स राजगोपाल को इग्नोर करने का कोशिश किया, बट राजगोपाल का इन्फ्लुएंस, पावर, पैसा और फियर की वजह से वो इतना ज्यादा डर गया कि एंड में उसने अपनी बीवी को ही सरेंडर कर दिया। पर शादी के महज 2 साल बाद ही राजगोपाल का नजर अब किसी और पे था। अचानक से एक दिन राजगोपाल जीव ज्योति की फैमिली को कॉल करता है और बोलता है, मुझे प्रिंस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे निकाल दो। जीव ज्योति का परिवार इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इस बेइज्जती की वजह से राजगोपाल उनसे उनका घर छीन लेता है और जीव ज्योति के पिता से उनका नौकरी। इसके बाद जीव ज्योति के पिता मलेशिया चले जाते हैं, पर उनका परिवार वहीं चेन्नई में ही रहता है। जीव ज्योति के पिता के मलेशिया जाने के बावजूद भी राजगोपाल कॉन्स्टेंटली जीव ज्योति के माँ के साथ टच में था। पर क्यों? क्योंकि राजगोपाल के एस्ट्रोलॉजर ने राजगोपाल को बताया था कि अगर वो जीव ज्योति से शादी करता है तो उसे इमेंस फेम और सक्सेस मिलेगा। जिसके बाद राजगोपाल जीव ज्योति को मल्टीपल गिफ्ट्स और शादी के लिए प्रपोजल भेजता है। जीव ज्योति इस पूरे चीज को रिजेक्ट कर देती है। इन्हीं सब चीजों के दौरान जीव ज्योति और प्रिंस अपना लव कन्फेस करते हैं और 28 अप्रैल 1998 को 18 साल की जीव ज्योति अपने घर से भाग जाती है और प्रिंस से शादी करती है। शुरुआत के 2-3 साल तो इनका जिंदगी काफी सुखी से बीतता है, पर 2001 के बाद उनका जिंदगी उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। 28 सितंबर 2001
अचानक आधी रात को राजगोपाल जीव ज्योति और प्रिंस के घर पे आता है। वो प्रिंस की तरफ बढ़ता है और प्रिंस को बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देता हूँ, इस पूरे रिश्ते को खत्म कर दो। इस धमकी से जीव ज्योति और प्रिंस काफी ज्यादा डर जाते। इस वजह से वो लोग इस जगह को छोड़कर दूसरे शहर जाने लगते हैं ताकि राजगोपाल उन्हें कभी ढूंढ न पाए। पर रास्ते में राजगोपाल के 5 गुंडे और एक रेस्टोरेंट मैनेजर जिसका नाम डैनियल था उन्हें पकड़ लेता है। उन्हें फोर्सफुली एम्बेसडर कार में बैठाया जाता है और उन्हें सरवना भवन लाया जाता है। यहाँ पे जीव ज्योति और प्रिंस को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। कुछ देर के बाद कुछ गुंडों के साथ वहाँ राजगोपाल आता है। वो उन दोनों को थोड़ी देर तक गुस्से से देखता है और अपनी धोती उठाकर प्रिंस को मारना चालू कर देता है। जीव ज्योति इस चीज को देखकर काफी टूट जाती है और राजगोपाल के पैर पे गिरकर उसे माफी मांगती है और प्रिंस को छोड़ देने की भीख मांगती है। राजगोपाल इतने गुस्से में था कि वो जीव ज्योति की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। उल्टा वो डैनियल से बोलकर प्रिंस को दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ वो अगले 6 घंटे तक प्रिंस को टॉर्चर करता है और फिर प्रिंस को 3 दिन का टाइम देता है इस शादी को खत्म करने के लिए और उन दोनों को घर भेज देता है, जहाँ 24 घंटे राजगोपाल के गुंडे उसे घर के आसपास भटकते रहते, मानो जैसे राजगोपाल ने उन दोनों को हाउस अरेस्ट पर रखा हो। कुछ दिनों के बाद अचानक से जीव ज्योति को एक कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ डैनियल था, जो जीव ज्योति को बोलता है कि तुम इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आ पाओगी जब तक तुम पुलिस कंप्लेन नहीं करोगी, तो तुम्हें घर से निकलकर पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। पर इन दोनों के लिए घर से निकलना इतना आसान नहीं था। पर समहाउ 12 अक्टूबर को ये लोग फैमिली फंक्शन का बहाना देकर घर से निकलते हैं और जिसके बाद सीधा पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाकर 30 पेजेस का कंप्लेन फाइल करते हैं। पर घर आते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके घर के आसपास गुंडे और ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिसके बाद जीव ज्योति डर कर एक बार फिर से डैनियल को कॉल करती है। डैनियल उन्हें बोलता है कि सिचुएशन अभी कुछ सही नहीं है, तो जब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता है तो 1 वीक तक कहीं छुप जाओ किसी होटल में। जीव ज्योति और प्रिंस बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तकरीबन 1 वीक तक ये लोग किसी होटल में छुपे रहते हैं। इस दौरान पुलिस केस के बारे में और राजगोपाल और जीव ज्योति के फैमिली के बारे में जीव ज्योति को सिर्फ डैनियल से ही पता चल रहा था। अचानक एक दिन डैनियल उनको कॉल करता है और बोलता है कि राजगोपाल को तुम लोग का एड्रेस मिल गया है, जितना जल्दी हो सके तुम लोग उस लोकेशन से निकलो और पुंडुचेरी से फिर आओ। जीव ज्योति बिल्कुल ऐसा ही करती है। एज सुन एज पॉसिबल वो लोग वहां से निकलते हैं एंड जैसे ही वो लोग चेन्नई पुंडुचेरी हाईवे पे पहुंचते हैं, उनके टैक्सी को 2 एम्बेसडर कार रोक लेती है। इन एम्बेसडर कार से निकलते हैं राजगोपाल के गुंडे, जिनके हाथों में हथियार था। और दूसरे गाड़ी से कौन निकलता है? डैनियल। जीव ज्योति को पता चलता है कि डैनियल शुरू से ही इन दोनों के साथ एक खेल खेल रहा था। जीव ज्योति अपने पति को छोड़ने के लिए मना कर देती है, पर राजगोपाल के गुंडे प्रिंस को जबरदस्ती खींचकर एम्बेसडर कार में बैठा देते हैं और जीव ज्योति को मर्सिडीज में, जिसमें राजगोपाल था। फिर राजगोपाल जीव ज्योति को उसका 30 पेजेस का कंप्लेन फाइल दिखाता है और बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये पूरा शहर मेरे कंट्रोल में है। और फिर वो जीव ज्योति को एक गांव के रास्ते से ले जाता है। राजगोपाल जीव ज्योति को उसे घर छोड़ देता है, पर प्रिंस का कोई अता पता नहीं है पिछले 2 दिनों तक। पर तीसरे दिन अचानक प्रिंस कॉल करता है जीव ज्योति को और बताता है कि राजगोपाल ने डैनियल को 5 लाख रुपए दिए थे ताकि वो प्रिंस को मार सके, बट समहाउ डैनियल को उस पर तरस आ गया, जाने दिया और एक वार्निंग दी कि दोबारा इस शहर में कभी दिख मत जाना और भूल के भी जीव ज्योति से कभी कांटेक्ट मत करना। डिस्पाइट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जीव ज्योति प्रिंस को बोलती है कि तुम वापस आ जाओ एंड अगर हम लोग मिल के अन्नाची से माफी मांगेंगे तो अन्नाची का दिल बहुत बड़ा है, वो हमें माफ कर देंगे। प्रिंस जीव ज्योति के सामने हार जाता है एंड वापस वो जीव ज्योति के पास आ जाता है। प्रिंस के आते ही जीव ज्योति राजगोपाल को कॉल करती है और बोलती है कि प्रिंस घर आ गया और मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। इस कॉल के तुरंत बाद राजगोपाल उनके घर पहुंचता है। जीव ज्योति और प्रिंस राजगोपाल के पैर पड़ते हैं, पर राजगोपाल हिलता तक नहीं है। उनको और जीव ज्योति के फैमिली को श्रवण भवन बुलाता है और एक रूम में रुकने को बोलता है और फिर वो अपने ऑफिस में डैनियल को बुलाता है और उसे क्लियरली पूछता है कि क्या तुमने प्रिंस को मार दिया है? राजगोपाल पूछता है क्या कि तुमने उसे कैसे मारा? डैनियल काफी ड्रामेटिकली बताता है उसने प्रिंस को पहले तो ट्रेन की पटरी से बांध दिया और फिर ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, जिसके बाद उसने प्रिंस के कपड़ों को उठाया और उसे आग लगा दिया ताकि उसका कोई ट्रैक ना रह पाए और उसे कोई पहचान भी ना पाए। राजगोपाल डैनियल की सारी बातों को पूरे ध्यान से सुनता है और हम टेबल पे रखे एक बेल को बजाता है और गेट से आता है प्रिंस। राजगोपाल बोलता है कि अगर तुमने प्रिंस को मार दिया था तो ये कौन है? उसका भूत। डैनियल गुस्से में आकर वही ऑफिस में प्रिंस को मारने लगता है। जीव ज्योति और उसके पूरे फैमिली को घर छोड़ दिया जाता है और इधर प्रिंस को अगले 2 दिन तक टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद राजगोपाल के गुंडे प्रिंस को गाड़ी में डालते हैं और कोड़ई कनाल लेके जाते हैं, जहाँ पे प्रिंस की बॉडी मिली थी।
पर अगर राजगोपाल इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावरफुल इंसान था कि वो कमिश्नर ऑफिस से एफआईआर तक को विड्रॉ करवा लेता था, तो आखिर वो इस केस में फंसा कैसे? प्रिंस के मौत के बाद जीव ज्योति काफी डिप्रेस रहने लगी थी। जीव ज्योति के माता पिता से उसका ये बिहेवियर देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो किसी तरह केके नगर से निकलकर किसी और स्टेट में जाकर अगर राजगोपाल के खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। पर उनके लिए अपने घर से निकलना इतना आसान नहीं था। जीव ज्योति के माता पिता घर के जरूरी सामान खरीदने का बहाना देकर वहां से निकल जाते हैं और बस पकड़कर वापस अपने गांव चले जाते हैं। वहां पे उन्हें चेन्नई पुलिस मिलता है, जो ऑलरेडी जीव ज्योति को ढूंढ रहे थे। चेन्नई पुलिस से मिलने के बाद जीव ज्योति के माता पिता उन्हें सब कुछ बताते हैं। चेन्नई पुलिस उन्हें श्योर करती है आप केस फाइल करो, बाकी का जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे। इसके बाद जीव ज्योति चेन्नई में एफआईआर फाइल करती है और अरेस्ट शुरू होता है। राजगोपाल के कई गुंडे, इस वक्त तक राजगोपाल को लगने लगा था कि पुलिस इस बार पैसों से नहीं बिकेगी, तो वो खुद ही सरेंडर कर देता है। राजगोपाल को मद्रास सेंट्रल जेल में रखा जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस राजगोपाल के पहली बीवी से भी मिलते हैं, जो बोलती है कि मुझे पता है मेरे पति एक वुमेनाइजर है, बट उसके कंधों पे हजारों लोगों का जिम्मेदारी है, तो प्लीज उसे अब बेल दे दिया जाए। फरवरी 2002 को चार्जशीट फाइल होता है। जनवरी 2003 में ट्रायल स्टार्ट होता है, पर ट्रायल के दौरान राजगोपाल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे किसी भी बात का गिल्ट है। इनफैक्ट जब एक रिपोर्टर उसे कुछ सवाल पूछता है, वो रिपोर्टर को उल्टा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों से मुझे कभी कुछ नहीं होगा। इन सब केस के बीच में इधर सरवणा भवन भी काफी अच्छा कर रहा था। मल्टीपल लोकेशन में सरवणा भवन खुल चुका था, इवन इंटरनेशनली सिंगापुर, दुबई, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े देशों में भी सरवणा भवन खुल रहा था। 2004 के एक सेशन में कोर्ट फाइनली अपना वर्डिक्ट सुनाती है। कोर्ट कहता है कि राजगोपाल प्रिंस को मारना नहीं चाहता था। कोर्ट उसे सिर्फ 10 सालों की सजा देती है और 50 लाख का जुर्माना, ना कि उम्र कैद। चेन्नई पुलिस इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील करती है। मद्रास हाई कोर्ट राजगोपाल को गिल्टी अनाउंस करता है और उसे उम्र कैद की सजा देता है। इस वर्डिक्ट के बावजूद भी श्रवण भवन के एम्प्लॉइज अभी भी राजगोपाल के साथ ही खड़े हैं। इस वर्डिक्ट को चैलेंज करते हुए राजगोपाल 2009 में सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट राजगोपाल को बेल दे देती है। किस बेसिस पे? राजगोपाल के हेल्थ बेसिस पे, और कहती है कि तुम्हें जेल नहीं होगा। कब तक? जब तक ये कार्रवाई खत्म नहीं हो जाता। और ये कार्रवाई खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 10 साल। 29 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाती है और ऑर्डर देती है कि राजगोपाल को तुरंत सरेंडर करना है। पर इस समय राजगोपाल 72 साल का हो गया है और डायबिटीज से गुजर रहा है। वजह से वर्डिक्ट के 4 दिन पहले राजगोपाल एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। राजगोपाल के वकील कोर्ट से अपील करते हैं कि सरेंडर के डेट को पोस्टपोन कर दिया जाए, पर कोर्ट लॉयर्स के इस बात को बिल्कुल भी मना कर देती है और उसी दिन राजगोपाल को एक एम्बुलेंस में लोड करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां एडमिट कर दिया जाता है। 10 दिन के बाद हार्ट अटैक से राजगोपाल का देहांत हो जाता है।